यूपी के संभल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने मेधावियों को किया सम्मानित। रेट माइनर्स का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मान। आपको बता दें, जनता कृषक इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह किया गया। राज्य कर्मचारियों को डीए की सौगात, धामी ने दिया आश्वासन। चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों को दिया झटका। कई विपक्षी दलों के नेता आज बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। संदिग्ध मरीजों की होगी जांच। और प्रदेश में कल से बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तरकाशी में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां बड़कोट वन रेंज के अंतर्गत माजरी ग्रांट के रेशम माजरी क्षेत्र में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें, बृहस्पतिवार की सुबह वन विभाग के गश्ती दल ने मृतक अवस्था में हाथी को देखा, जिसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शव को कब्जे में लिया। बड़कोट वन क्षेत्र के रेंजर धीरज रावत ने बताया कि हाथी करीब 15 साल का है और उसके सभी अंग सुरक्षित हैं। हाथी के शव का पोस्टमार्टम विभाग के डॉक्टर की टीम द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद हाथी की मौत के कारणों का पता चलेगा। और वहीं ग्राम प्रधान अनिल पाल ने बताया कि कई साल से वन विभाग को हाथी आने की शिकायत लगातार देते आ रहे थे, लेकिन वन विभाग द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसे ग्राम प्रधान ने वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही बताया। बड़ी ही दुखद घटना सुनने को आज मिली सुबह। इसमें जो है आए दिन हर रोज़ जो है जंगली हाथियों का जो है गांव की तरफ आवागमन रहता है, जिसमें जो है काफ़ी शिकायतें ग्रामवासियों ने जो है हम पे भी की हैं और वन विभाग को भी की हैं। इसमें हमारे द्वारा भी जो है वन विभाग को कई बार कहा है। तो यहाँ से जो यहाँ चौकियाँ पड़ती हैं, जो वन विभाग की जो चौकियाँ हैं, उनमें जो स्टाफ है, जो बीट अधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रयास तो किए गए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इतना बड़ा जानवर जो है उसे हटा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें जो है प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही कहूँगा कि इसमें जो है प्रशासन ने समय पे कोई ऊर्जा बाड़ या कोई ऐसी तार फेंसिंग वगैरह नहीं लगाई, जिसमें जो है हाथी जंगली जानवरों का जो है रोकथाम की जा सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उत्तरकाशी के सिलकारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनर्स को साल उड़ाकर सम्मानित किया है और सभी रेट माइनर्स को 50-50 हजार रुपए के सम्मान राशि के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेट माइनर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन परिस्थितियों में टनल में खुदाई, सफाई और पाइप को काटने का कार्य किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है। लक्सर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने लक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह से टीएमसी के सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा उसका वीडियो बनाया गया और दूसरे सांसदों द्वारा उसकी खिल्ली उड़ाई गई, वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण प्रदर्शित करता है कि विपक्ष के लोगों को न तो किसी पद अथवा व्यक्ति की कोई गरिमा का ध्यान है और न ही किसी प्रकार की इन्हें कोई तहजीब है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है, इसलिए देश दुनिया में टीएमसी सांसद और कांग्रेस की थू-थू हो रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ऐसे तमाम मर्यादाहीन लोगों को सबक सिखाएगी।
देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुए किसी भी व्यक्ति और आप अगर देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आज अगर हम इनको लेकर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का आचरण करते हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं भी उसको पसंद नहीं किया जाएगा। आज जितनी आलोचना, चाहे वो सांसद टीएमसी का जिन्होंने की है, चाहे वो वीडियो बनाने वाले हों, चाहे वो देखने वाले हों, सभी की आलोचना देश भर में हो रही है और निश्चित रूप से ऐसे आचरण के लिए जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और आज हम पूरे देश भर में इसके विरोध में आज उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारा किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस द्वारा शत्रु संपत्ति को खाली करवाने के क्रम में डालनवाला क्षेत्र के काबुल हाउस से अवैध कब्जा हटाया गया है और आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसको लेकर अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने कहा कि इस शत्रु संपत्ति का केस राजस्व विभाग में चल रहा था। इसके बाद इसे नियमानुसार राज्य सरकार में निहित किया गया है, क्योंकि इसमें संपत्ति के अवैध दस्तावेज बनाकर 4 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की गई है। यह संपत्ति मूल रूप से 1876 में ब्रिटिश काल के काबुल के राजा याकूब की थी, जिसके बाद उनका कोई वारिस न होने के कारण इस पर गलत दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। नाम से एक संपत्ति डालनवाला क्षेत्र में थी, जिसमें राजस्व विभाग में केस चल रहा था। इसके बाद ये शत्रु संपत्ति थी और इसको नियमानुसार जो है राज्य सरकार में निहित किया गया। इस मामले में चूंकि फर्जी दस्तावेजों को बनाकर और इस पर कब्जा करने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर राजस्व की रिपोर्ट थी, उस पर थाने से इसमें विस्तृत जांच की गई और जांच उपरांत इसमें 4 लोग के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। चूंकि यह संपत्ति 1876 में ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है काबुल के एक राजा थे याकूब जी, उनको दी गई थी और जिनके कोई वारिसान वगैरह नहीं थे और यह उनके देश के जाने के बाद ये शत्रु संपत्ति घोषित हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसे फर्जीवाड़ा करके, फर्जी दस्तावेज बनाकर सहारनपुर के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ करके इस संपत्ति को अपना दिखाया था। समस्त जांच के उपरांत इसमें 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा गया। टीम को उनको गिरफ्तारी के लिए इसमें भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के बदलते हुए मौसम को लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 23 दिसंबर तक कुछ जिलों में जैसे उत्तरकाशी की चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम केवल 2 या 3 दिनों के बाद साफ हो जाएगा और गढ़वाल के 1-2 जिलों में हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। इसके साथ साथ 30 व 31 जनवरी को फिर से मौसम खराब होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है और अधिकतम थोड़ा ऊपर है, जिससे शुष्क मौसम देखा जा सकता है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। ये लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई का कारण भी बन सकता है। दिसंबर की 21 तारीख आज हो गई है, तो मौसम की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो देख रहे हैं कि अभी तक जो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी जो मिलती है थोड़ा दिसंबर में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो भी अभी तक मिली नहीं है। अगर देखें तो -50% हमारा दिसंबर का वो अभी तक चल रहा है, जो डेफिशिएंसी रेनफॉल या स्नोफॉल की आप कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर बात करें अभी 1 वीक तक की जो है, तो 22 और 23 में क्लाउडिंग तो आ जाएगी। 23 में आप ये कह सकते हैं जो हल्की बारिश है या बर्फबारी है उसकी संभावना 23 तारीख में आप कह सकते हैं जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो इनमें हल्की तक की जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपको 23 को मिल जाएगी। इसके साथ साथ 23 में जो गढ़वाल के और भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें आप कह सकते हैं छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है इक्का दुक्का जगहों में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, छुटपुट बारिश कहीं पर मिल जाएगी 23 को। तो कोई विशेष तो नहीं है, हाँ थोड़ी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़रूर थोड़ी एक्टिविटी है। और 24 आप देखेंगे तो फिर मौसम साफ होना वो शुरू हो जाएगा और फिर से आगे जो है जो बारिश की या स्नोफॉल की एक्टिविटी की वो संभावना नहीं है। हालांकि 30-31 तारीख में फिर एक दिख रहा है कि सिस्टम आएगा, अप्रोच करेगा, लेकिन अभी वो चूंकि बहुत दूर है तो जो एक्यूरेसी है हमारे मॉडल या प्रिडिक्शन सिस्टम की, तो 4-5 दिन में अच्छा रहता है। तो उसमें एक जो 25-26 के आसपास जो अगर अपडेट लेंगे तो तब पता लगेगा कि वो क्या अच्छा सिस्टम आ सकता कि नहीं जो है। तो अभी यही कहूँगा मैं कि 23 को थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, अर्ली मॉर्निंग से ही हो जाएगी या 22 की रात से शुरुआत थोड़ा हो जाएगी और 23 तक वो रहेगी।
24 से फिर मौसम वापस साफ हो जाएगा और आगे फिर मौसम साफ ही रहने वाला है। तो दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं अभी जो है, जो दिक्कत है, तो जो टेम्परेचर्स हैं, न्यूनतम तापमान थोड़ा जो सामान्य से खासकर अगर आप मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं तो सामान्य से थोड़ा कम ही है, और जो अधिकतम तापमान वो थोड़े ऊपर भी रह रहे हैं। तो एक तो डायगोनल वेरिएशन ज़्यादा है, और ये दिखाता है इस तरह का कि मीन्स जो ड्राइनेस एयर में वो ज़्यादा इस समय है, और न्यूनतम तापमान थोड़ा सामान्य से भी कम रहेगा, तो इसका मतलब सुबह शाम काफ़ी ठंडा भी है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम रह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कतें बिल्कुल होती है। तो वो चीज़ है, हालांकि दिन में ठीक है, धूप निकल रही है, तो वो चीज़ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आतंक का पर्याय बन चुके बाघ एवं गुलदार के साथ ही अन्य वन्यजीवों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर कार्बेट मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और नाराजगी भी व्यक्त की गई है। जो ढेला में लास्ट हमने जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था तभी बताया गया था कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है और उसको जल्दी जल्दी ट्रैंकुलाइज कर लेंगे। हमारा पूरा टीम वहाँ पे तैनात है और दिन रात वहाँ पे काम चल रही है ताकि इस टाइगर को जल्दी से ट्रैंकुलाइज करके ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए। अभी यही उनको भी हमारे ग्रामवासियों को भी वही बता रहे हैं कि हमारा जो भी प्रक्रिया है पूरा चल रही है, पूरा टीम वहीं पे तैनात है। हमारा देला टीम, जिरना टीम और हमारा डॉक्टर का टीम वहीं पे दिन रात वहीं पे तैनात है और जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जाए। लास्ट टाइम भी ये इन्होंने मांग किया था कि जो कॉम्पेंसेशन होता है उसको जो अभी हम 4 लाख देते हैं उसको बढ़ा के 25 लाख करने के लिए उसका हम ऑलरेडी एक प्रस्ताव बना के उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया है और उसका निर्णय उच्च स्तर से होना है। जल्दी से जल्दी हम यही आशा करते हैं कि शासन के स्तर से भी इसका जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आएगा और इनका जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाएगा। और इसके साथ ही जैसे कि वहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका तो उसका भी हमने जो एक्स्ट्रा इसके लिए एनजीओ को भी लिखा है, WWF जो यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ भी अनुरोध किए हैं कि इसके लिए भी कुछ अगर मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है तो हम जरूर कर लें। देखिए, पिछले हफ्ते जब ढेला गेट पर धरना दिया गया था तब फॉरेस्ट के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि हमने बाघ को ट्रैंकुलाइज करके हटाने की परमिशन ले ली है और उसको हम जल्दी ही हटा देंगे। और उस समय जो हेड ऑफ फॉरेस्ट है उनका भी रामनगर में एक दौरा लगा हुआ था, तो उनसे भी मुलाकात का वादा उन्होंने पब्लिक के बीच में किया था। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है, इस बीच में बाघ ने 2 लोगों को हमला करके घायल भी किया है और हेड ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर आए, घूमे फिरे, लेकिन गाँव के लोगों की समस्या उन्होंने नहीं सुनी। इससे आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ पर लोगों को ये की मांग है कि जंगली जानवरों से आप इंसानों को सुरक्षा दो। टाइगर के हम खिलाफ नहीं है कि टाइगर को नहीं बचना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत आज काला ढूंगी पहुंच गए। इन अक्षतों का दिव्य एवं भव्य स्वागत किया गया। चकलुआ से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय कालाढूंगी तक एक पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हिस्सा लिया। पदयात्रा में काफी श्रद्धालु मौजूद रहे और प्रभु राम के जयघोष के साथ वातावरण गुंजायमान हो उठा। विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी इस दौरान इस यात्रा में मौजूद रहे। ये अपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत आज कालाढूंगी नगर में पूजित अक्षत कलश यहाँ पर पहुँचे हैं और संगठन की दृष्टि से इन पूजित ये जो अक्षत हमारे पास आए हैं और ये प्रत्येक हिंदू परिवार में पहुँचे, इस नाते आज ये कलश यहाँ पहुँचा और इसके पैकेट बनाकर अब हम 22 तारीख के लिए 22 जनवरी के लिए घर घर प्रत्येक हिंदू के घर में जाकर इसका निमंत्रण देंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 तारीख को कालाढूंगी रामलीला मैदान में सुंदरकांड होगा और लाइव प्रसारण देखने के बाद बड़ा भंडारा होगा कालाढूंगी। 22 जनवरी की जो हमारे अयोध्या में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसके लिए जो हमारे कलश में अक्षत्र आए हुए हैं उसके लिए आज यहाँ कालाढूंगी में एक भव्य शोभा यात्रा के साथ उस अक्षत कलश को यहाँ लाया गया, जिसमें मैं कालाढूंगी की समस्त जनता का आभार करता हूँ। और साथ ही जो ये अक्षत्र है इनका हमारा जो लक्ष्य है इसको 10,000 परिवार में
10,000 लोगों परिवार में यहाँ पहुँचाना है कालाडूंगी और ग्रामीण क्षेत्र में। जो हमारे संगठन के और हमारे जो सभी भाई लोग हैं वो मिलकर इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। तो मैं सभी भाइयों का और सभी जनता का हार्दिक आभार करता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर विकास नगर के डाक पत्थर के राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह विष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हेलीकॉप्टर की यात्रा करने में व्यस्त है, जबकि मजदूर और कर्मचारी बदहाल स्थिति में बेरोजगारी की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। आंदोलन चूंकि आज पूरा देश का, उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का जनमानस बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड में तो कोई 40-50 हज़ार वैकेंसीज पड़ी, उन पर भर्ती नहीं कर रही। पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी। कर्मचारियों का बुढ़ापे का सारा जो 30-40 साल सेवाएं देता है अपनी परिवार से दूर रहकर इधर पहाड़ों पर देता है, पेंशन बंद करने का औचित्य कुछ समझ में नहीं आता। एक अस्पताल आपने बनाने को तैयार नहीं हो रहे, एक ITI आपने नहीं, कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ नहीं खोला आपने। आप प्रदेश को कहाँ गर्त में ले जाना चाह रहे हैं? पलायन भारी मात्रा में हो रहा है। जब रोजगार नहीं है, जो कांग्रेस में तिवारी के शासन में रोजगार लाल तप्पड़ में तहसील कोई में फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनी आई थी, वो भी धीरे धीरे बंद होकर चली जा रही हैं। वो सरकारी जमीन को माफिया बेच रही, जैसे पशुधन में गोल्डन फॉरेस्ट के लगभग 250 एकड़ जमीन होगी, सब माफिया के कब्जे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने हित कर, तो सरकार वो नहीं कर रही, क्योंकि उनके लोग बड़े बड़े मॉल बना के काम कर रहे हैं उसमें। तो इसीलिए महंगाई, रोजगार, किसानों को खेत को पानी को, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, नहर की योजना नहीं है आपकी। आप छोटा व्यापारी वैसे ही परेशान है, तो कहाँ कर रहे रोजगार? 45,000 वैकेंसी भर्ती क्यों नहीं कर रहे आप? अब रुक करेंगे अगली खबर का। धर्म नगरी हरिद्वार में 3 दिवसीय 2 कार्यक्रमों में बड़े बड़े वीआईपी प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें 23 से 26 दिसंबर तक हरिद्वार में वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। और उसके बाद 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत भाजपा संगठन के कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। वीवीआईपी के दौरों को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है वो कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से कई वीवीआईपीज़ आएंगे। हाई कैटेगरी सिक्योरिटीज़ के प्रोटेक्टीज़ भी हैं उसमें, माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ आके भी मैंने यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उनका निरीक्षण किया और यहाँ चर्चा की। और मुझे फोर्स का जो यहाँ सब रिक्वायरमेंट था वो देख लिया गया है, डिप्लॉयमेंट सब कर दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ये बड़े फंक्शंस जो हैं जनपद हरिद्वार की पुलिस और AIG गढ़वाल की देखरेख में बढ़िया। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग भी थे जो पूर्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता रहे हैं। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा व निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद ही हम अपना कार्यकर्ता के रूप में
ज्वाइन करवाते हैं। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी से भी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम लेट क्यों किया, तो एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग, आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अभी पौड़ी लोकसभा, अभी टिहरी लोकसभा, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी संख्या में सूची है। हमारे आदित्य जी उस सूची को देख रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ कम से कम वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधियों में से लगभग 70% प्रतिनिधियों को हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।